लू रुआन, जो हमेशा मुझसे दूर रहती थी, उस दिन मेरे कैंसर डायग्नोसिस की रिपोर्ट देखकर रुक गई। पर बात करते हुए उसने पूछा कि तुम्हें कितने महीने बचे हैं। मुझे लगा वो हमारे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, तो मैंने कहा करीब 1 महीना बाकी है। वो चुप हो गई। बाद में जब मैं चुपके से नया साल मनाने विदेश चला गया, तो एक दोस्त ने बताया कि लू रुआन पागलों की तरह अपने बीमार पति को ढूंढ रही है, उसे जिंदा या मुर्दा ही सही, धरती खोद कर भी ढूंढेगी। उस समय वो पूरी तरह से डूबी हुई थी उस डायग्नोसिस में। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक एक्सेसरी थी। फिर वो होश में आई। टेबल पर 3 डिश और एक सूप था, जो सब लू रुआन के फेवरेट थे। पर उस रात उसकी भूख नहीं थी। उसने कुछ निवाले खाए, फिर ऊपर देखकर मुझसे पूछा कितना टाइम बचा है। मैं थोड़ा चौंका, फिर समझ गया कि वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। मैंने कहा एक एक महीना बाकी है। मैं उस दिन के लिए पूरी तरह तैयार था। जब हमारी शादी हुई थी, तो लू रुआन की सेक्रेटरी ने मुझे सख्ती से वार्न किया था कि लू रुआन ने मुझसे पारिवारिक दबाव और सबसे बढ़कर इसलिए शादी की थी क्योंकि मेरी शक्ल उसके व्हाइट मूनलाइट से थोड़ी मिलती थी, जो 5 साल पहले विदेश चला गया था। मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था, और अब वो व्हाइट मूनलाइट वापस आने वाला है। अचानक उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, तो मुझे लगा वो चाहती है कि मैं उसके लिए जगह छोड़ दूं। बात खत्म करने के बाद मैंने देखा कि लू रुआन के माथे पर थोड़ी शिकन आ गई। मैंने बेबसी से कहा, प्लीज टेंशन मत लो मैडम, उस समय तक मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, आखिर 5 साल से तुम उसी का इंतजार कर रही हो। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे साथ कोई और आदमी दिखे। इन सालों में लूरवान ने मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव किया है, तो मुझे उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। तो क्या कहते हो मैडम? मैं जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाऊं, पर यंग चेन में फ्लैट ढूंढना मुश्किल है। क्या तुम मुझे 3 दिन दे सकती हो? 3 दिन में मैं पक्का शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या तुम सच में इतना शिफ्ट होना चाहते हो? इस पर लूरवान को कुछ गुस्सा आया। मैं नहीं समझ पाया। वो उठी और बोली, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा, बस यही रहो। फिर सीधे स्टडी रूम में चली गई। मैं उसे देखता रहा। आमतौर पर लूरवान खुद से बात नहीं करती थी। आज उसने खुद से कॉन्ट्रैक्ट पूछा, तो जाहिर है वो ये मामला जल्दी सॉल्व करना चाहती है, और मैं पहले ही जाने को तैयार हूँ। लॉजिकली उसे खुश होना चाहिए था, पर क्यों गुस्सा हुई? सोचने पर मुझे लगा कि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रेसिडेंट है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट की स्पिरिट है। वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का बचा महीना पूरा करना चाहती है। वो हमेशा ऐसी रही है। हालांकि मेरे साथ डिस्टेंस रखा, पर वादा कभी नहीं तोड़ा। चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की रूह है, तो मैं भी बेहिसाब नहीं हो सकता। बेहतर होगा जल्दी से रहने की जगह ढूंढूं। डिनर और साफ सफाई के बाद मैंने कॉफी टेबल से एक फाइल उठाई और कमरे में आ गया। ये फिल्म 3 दिन में शूट शुरू होगी। मुझे जल्दी से स्क्रिप्ट समझनी है। फाइल खोलते ही मैं चौंक गया, क्योंकि ये डायग्नोसिस मेरे साथ था। ये डायग्नोसिस मेरे किरदार की एक एक्सेसरी थी। शायद गलती से ये एक्सेसरी स्क्रिप्ट के साथ आ गई। डिनर के बाद मैं स्टडी टेबल पर बैठा और पूरे फोकस के साथ स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। चाहे जो भी करूं, 100% एनर्जी लगाता हूँ। गुजी ने मेरे लिए जो रोल दिलाया है, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और लो बजट की एक वेब सीरीज है। फिर भी मैंने पूरे जोश के साथ इस किरदार की पर्सनैलिटी समझने में लगा दिया। वक्त तेजी से बीता और 9 बज गए। मैंने घड़ी देखी और किचन की तरफ बढ़ा। लू रुआन एक वर्कहॉलिक है, खासकर जब से उसने फैमिली बिजनेस को हैंडल किया है। इतनी बिजी रहती है कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। धीरे धीरे उसे पेट की भयंकर बीमारी हो गई। जब मुझे पता चला, तो मैंने काफी पैसे खर्च करके कई फेमस डॉक्टर्स से सलाह ली। मेडिसिन की बहुत सी किताबें खरीदी और एक हर्बल दलिया बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। बहुत अच्छा काम करता है। जब से लू रुआन ये दलिया खाने लगी है, उसके सिम्टम काफी कम हो गए हैं। इसलिए हर रात मैं उसके लिए दलिया बनाता हूँ, चाहे लू रुआन अक्सर घर पर हो या न हो। पिछले 5 सालों से मौसम चाहे जो हो, मैं ये दलिया भेजता हूँ। एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह मैं खुद को काफी ईमानदार समझता हूँ। जल्दी से सुगंधित दलिया तैयार हो गया। मैंने एक बड़ी बॉल भरी और स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। तभी अंदर से लू रुआन की आवाज आई। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज बेहद नरम थी। सोचना मुश्किल था कि आमतौर पर इतनी ठंडी लू रुआन का भी ऐसा साइड है। तुम जल्दी वापस आ रहे हो? ठीक है, मैं एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, हमारी शादी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की है। इन 3 सालों में उसे मैंने उंगली भी नहीं छूने दी। कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में खत्म हो रहा है। मैं उससे साफ साफ बात कर लूंगी। मैं थोड़ा इंतजार करता रहा, जब तक उसने फोन रखा। तब मैंने दरवाजा खटखटाया। लू रुआन ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, मैडम अभी दलिया बनाया है, गरम गरम पी लीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दलिया रखकर जाने लगा, तो उसने पूछा, कोई इच्छा हो तो बता दो। मैं रुका, फिर गर्मजोशी से मुस्कुराया। मुझे पता है लू रुआन बहुत दयालु महिला है। उसने कंपनी संभालने के बाद कई स्कूल दान किए हैं। वो एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है। शायद उसे लगता होगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए वो मुझे कॉम्पेंसेट करना चाहती है। मैंने उसे थैंक्स कहा और मना कर दिया। 5 साल पहले तुमने एक बार में ही 50 लाख दिए, और इन सालों में कई गिफ्ट दिए, काफी कुछ दे दिया। फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। लू रुआन चुप रही। जैसे ही मैं जाने लगा, उसने फिर कहा,
मुझे एक डॉक्टर मालूम है, नेशनल और इंटरनेशनल बहुत नाम है, लंग्स की बीमारी में स्पेशलिस्ट हैं। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल तुम्हें भेज दूंगी, तुम जाकर दिखा सकते हो। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा भर आया। 5 साल पहले जिस अनाथालय में मैं रहता था उसमें अचानक आग लग गई थी। चेन दादाजी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया। न सिर्फ उनके शरीर पर बुरी तरह जल गए, बल्कि बहुत सारा धुआं अंदर चला गया, जिससे फेफड़ों की बड़ी बीमारी हो गई। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चेन दादाजी के इलाज और अनाथालय को फिर से बनाने के लिए पैसे जुटाने को साइन किया था। मैंने ये लूरवान को कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा उसे इन चीज़ों से परेशानी नहीं होगी, पर लगता है मैं गलत था। वो खुद ही चुपके से पता कर रही थी। मैंने फिर थैंक्स कहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने बढ़िया नाश्ता तैयार किया। जब लूरवान के उठने का इंतजार कर रहा था तो लिविंग रूम में खड़े खड़े अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा था। 8:20 पर लूरवान तैयार होकर बाहर आई। सच में ये औरत बहुत खूबसूरत है। कोई भी कपड़ा पहन ले अलग ही छटा है। नाश्ता टेबल पर रखा है, माइक्रोवेव में दूध गर्म है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो पसंद हो वो खा लो। लूरवान ने हल्का सिर हिलाया और छोटे छोटे निवालों में बड़े एलिगेंट अंदाज में नाश्ता करने लगी। अमीर घर की बेटी है, बचपन से एलिट एजुकेशन मिली है, उसकी हर मूवमेंट में एक क्लास और एलिगेंस है। लूरवान को सन्नाटा पसंद है। मेरे लिए उसके सामने डायलॉग्स प्रैक्टिस करना ठीक नहीं था। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगा उसने आवाज लगाई, कल मैंने डॉक्टर जियान से तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी थी। आज योंग चेन हॉस्पिटल में उनका एक्सचेंज है। बाद में तुम उन्हें फोन करके चले जाना। मैंने सिर हिलाया और शुक्रिया कहा। लूरवान झुककर चुपचाप नाश्ता करती रही। मैं कमरे में आकर थोड़ा तैयार हुआ। कुछ ही देर में बाहर दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। शायद लूरवान ऑफिस चली गई। तैयार होकर मैंने टैक्सी से हॉस्पिटल जाने को किया, तभी मेरे सामने एक सफेद पोर्शे आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और लूरवान का खूबसूरत चेहरा दिखा। अंदर आओ, मैं छोड़ देती हूँ। मैं थोड़ा चौंका। मैं जानता हूँ इस कार का मतलब लूरवान के लिए। उसकी कई अच्छी कारों में से ये सबसे साधारण है, पर ये वही कार है जो उसके व्हाइट मूनलाइट ने गिफ्ट की थी। लूरवान इस कार को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। उसके करोड़ों की स्पोर्ट्स कारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस कार को प्यार से साफ करती है। किसी और लड़के को इस कार में नहीं बैठने देती, यहां तक मुझे भी नहीं। मैंने कहा, मैडम टेंशन मत लीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगा। कहीं ये कार खरोंच या गंदी हो गई तो मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। लूरवान का चेहरा उतर गया और उसकी ठंडी नजरों के सामने मैं हार गया और शुक्रिया कहकर गाड़ी में बैठ गया। अंदर अजीब सन्नाटा था। तभी लूरवान ने सन्नाटा तोड़ा। उसने पूछा, वो डायग्नोसिस तुम्हें कब हुआ था? मुझे लगा वो चेन दादाजी के बारे में पूछ रही है, तो मैंने कहा 2 साल पहले। उसने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं हैरान था। लग रहा था आज वो ज्यादा बात कर रही है। पिछले दिनों में इतनी बातें पूरे साल नहीं हुई, पर सोचा अच्छी नीयत है इसलिए बोला, मैडम तुम काम में बिजी रहती हो इसलिए इन बातों से प्रेशर देना नहीं चाहता था। उसने चिढ़कर कहा, कॉन्ट्रैक्ट की शादी सही है, पर कानूनी तौर पर हम पति पत्नी हैं। ऐसी बातें मुझसे नहीं छिपानी चाहिए थी। फिर हंसते हुए कहा, जरूरत हो तो किसी भी वक्त फोन कर सकते हो। मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया। लूरवान मुझे देखती रही, फिर हॉस्पिटल से निकल गई। अंदर जाकर मैं वार्ड के तीसरे बेड की तरफ बढ़ा। वहां कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसका चेहरा बड़ी आग के कारण विकृत हो गया था। कई सर्जरी हुई थी, पर वो बहुत अच्छी तरह देख सकता था। वो बहुत खुश था और मुझे देखकर दांत दिखाकर हंसा। ओ, तुम्हारा काम इतना जरूरी है, रोज रोज बूढ़े के पास आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, दादाजी मैंने तुम्हारे लिए एक लंग स्पेशलिस्ट अरेंज की है। आज वो हॉस्पिटल में आए हुए हैं, बाद में उनको बुलाकर चेक करवाएंगे। मैं बेड के पास बैठ गया और सेब छीलने लगा। अभी आधा छीला था कि डॉक्टर्स का एक दल वार्ड में आ धमका। सबसे आगे एक लंबी डॉक्टर थी और मास्क पहने होने के बावजूद उसकी आंखों से कमाल का सौंदर्य झांक रहा था। ये थी सू श्याओक्स्यू, प्रोविंस हॉस्पिटल की जीनियस डॉक्टर और चेन दादाजी की ट्रीटिंग फिजिशियन। मैंने जल्दी से हेलो कहा। पिछले 10 सालों से उनकी देखभाल करने के लिए डॉक्टर बाय का शुक्रिया। इस दयालु डॉक्टर का मैं बहुत एहसानमंद हूँ। सू श्याओक्स्यू ने मुझे एक तरफ बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन दिनों पैसों की कमी तो नहीं महसूस कर रहे हो? चेन दादाजी के इलाज का खर्च खत्म हो गया है। मैं तुरंत समझ गया वो क्या कहना चाहती थी। सच में आजकल पैसों की बहुत कमी है। लूरवान ने शुरू में जो 50 लाख दिए थे वो खत्म हो चुके थे। पिछले 2 सालों में थोड़ा और पैसा कमाया था, सब इलाज और अनाथालय में लगा दिया। मैंने लूरवान से पैसे मांगने के बारे में भी सोचा था, पर वो मेरी कुछ नहीं लगती, बल्कि उसने मुझे अच्छा रखा है। मैं उसके सामने मुंह नहीं खोल सकता। मैंने डॉक्टर बाई को थैंक्स कहा और उनकी मदद ठुकरा दी। सू श्याओक्स्यू ने पिछले सालों में मेरी बहुत मदद की है। मैं उनके एहसानों के नीचे और नहीं दबना चाहता। वो हल्की सी सिसकी, 10 साल का साथ था। वो मेरा मिजाज जानती थी। मैं दिखने में भले ही हल्का हूं, पर जिद में किसी से कम नहीं। उसने कहा, ठीक है, जरूरत हो तो बता देना, जब तक तुम मुझे अपना दोस्त न समझो। बेशक मुश्किल में पहले तुम ही काम आओगे। उसके चेहरे के मास्क के पीछे एक हल्की लाली दौड़ गई और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहर गईं। उसका दिल तेजी से धड़कता है। सबके चले जाने के बाद भी वो देखती रही। एक साथी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। उसने देखा अपने बेस्ट फ्रेंड वांग जी का हंसता चेहरा।
वांग जी ने छेड़ा क्या तांता लगा रखा है। सु शाओजू ने झल्लाते हुए कहा, तू और मैं जानते हैं, हर बार देखती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका चेहरा और भी गुलाबी हो गया। बकवास बंद कर। उसके लिए सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज के परिवार वाले के बीच का सामान्य आदान प्रदान है। इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोल। क्या तुम खुद इस बात को मानती हो? इन 10 सालों में तुमने उस चेन बूढ़े की अपने दादा की तरह देखभाल की है। मैंने कभी इतने लगन से मरीज की देखभाल करने वाला डॉक्टर नहीं देखा। सच कहूं तो क्या तुम उनकी पोती बन गई हो, सु श्योक्स्यू? अगर सच में पसंद है तो पीछा करो। आजकल इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लड़का भी काफी अच्छा है, सुपर हैंडसम और बहुत जेंटलमैन है। उसके अनाथालय में इतने लोग आते हैं पर सब सिर्फ एक नजर देखकर चले जाते हैं। सिर्फ वो ही है जिसने 10 साल पहले से आज तक ऐसे ही देखभाल की है। आज के समय में ऐसे संस्कारी लोग कम हैं। भले ही उसके पास पैसे न हो, पर तुम्हारे परिवार के पास तो पैसों की कमी नहीं है। सू श्योक्सू की आंखों में एक तकलीफ थी। उसे आज भी वो दिन याद है, 10 साल पहले जब मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, आंखों में अनुरोध और बेबसी लिए चेन बूढ़े को बचाने की गिड़गिड़ाहट कर रहा था। उस समय अनाथालय में बहुत सारे लोग थे। कुछ को बड़ी आग की चिंता थी कि उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ चेन दादाजी की सेफ्टी को लेकर टेंशन में थे। पर सिर्फ मैं ही था जो पूरे दिल से मरीज की सुरक्षा और उसकी चिंता में लगा हुआ था। उसके बाद वो रोज मुझे चेन दादाजी के बेड के सामने खड़ा देख सकती थी, दिन ब दिन। कहते हैं कि लंबी बीमारी के आगे कोई भी नहीं टिकता, पर सू शाओक्स्यू ने मेरे चेहरे पर कभी जरा सी भी बेसब्री नहीं देखी। शायद इसी ईमानदारी ने उसे हिलाकर रख दिया और उसने भी चेन दादाजी की केयर में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। धीरे धीरे वो मुझसे परिचित हो गई। जिस चीज ने सच में दोनों के बीच रिश्ता बेहतर किया वो था एक मेडिकल डिस्प्यूट। 1 साल पहले मरीज के परिवार वाले 7-8 लोगों की टोली में आए। गैस पॉइजनिंग का मरीज इलाज न हो सका तो उन्होंने हॉस्पिटल और डॉक्टर को दोषी ठहराया। कहा कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है और भारी भरकम कंपनसेशन मांगा। मामला नहीं सुलझा तो उन लोगों ने सू शाओक्सू पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे पार्किंग में घेर लिया। कुछ ने देर रात तक हमले की साजिश रची। उसी समय मैंने ही उसके लिए वो वार रोका था और पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद ठीक हुआ था। सू शाओक्सू यादों से बाहर आई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी बातें बोलनी मना है, उसकी शादी हो चुकी है। वांग जी बहुत हैरान हुई। पर इतने सालों में मैंने उसकी पत्नी को कभी उसके पास क्यों नहीं देखा? तो बोला, उसकी पत्नी ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहती है। क्या अफसोस है, ये भाई तो बड़ा प्यारा है। पता नहीं कौन सी औरत इतनी अच्छी किस्मत वाली है कि उसे पा लिया। वांग जी के दिल में बहुत अफसोस था। उसने सोच रखा था कि अगर सू शॉक्सू को कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो खुद कोशिश करे, पर किसी को पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। सू शॉक्सू का मन भी दुख से भर आया। दरवाजे के उस पार उसने मुझे देखा। मैं चेन बूढ़े के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसका दिन का समय चुपचाप गुजर गया क्योंकि लू रुआन ने पहले ही सब सेट कर दिया था। डॉक्टर जियान के साथ अपॉइंटमेंट बहुत अच्छी रही। चेकअप के बाद डॉक्टर जियान ने साफ कहा कि चेन दादाजी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। बस एक बहुत महंगी सर्जरी फीस चाहिए। ये अच्छी खबर सुनकर मैं पूरे दिन बहुत अच्छा मूड में रहा। जब घर लौटा तो लू रुआन अभी वापस नहीं आई थी। ये एक रूटीन ऑपरेशन है। साल के अधिकतर दिन वो घर से बाहर होती है। ऑफिस के काम के चलते ज्यादातर समय कंपनी में सोती है। मुझे भी पता है कि लुरवान मेरे संपर्क से जितना हो सके उतना बचती है। वो सच में अपने मूनलाइट से बहुत प्यार करती है। पिछले 3 सालों से उसने अपने को उसके लिए पवित्र रखा है। बिजनेस के अलावा और किसी भी पुरुष के साथ ज्यादा नजदीकी नहीं रखती, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। रात को 9 बजे के बाद मैंने दलिया बनाया और टैक्सी लेकर लू रुवान की कंपनी के 80 मंजिल ऊंचे बिल्डिंग लियू के पास पहुंचा। नीचे लॉबी में घुसते ही अंदर महल जैसी खूबसूरती देख मैं सोच में पड़ गया कि लू ग्रुप की फाइनेंशियल ताकत कितनी ठोस है। खासकर जब से लू रुवान ने कंट्रोल किया है, लू ग्रुप और भी फल फूल रहा है। मैं यहाँ खड़ा था, अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहा था। जो चीज मैं आमतौर पर घर पर लू रुवान के सामने महसूस करता था, जब मैं उसकी कंपनी के नीचे खड़ा हुआ तो सच में एहसास हुआ कि दोनों के बीच कितनी बड़ी दूरी है। मैंने कहा, प्लीज मैडम से ये दलिया पहुंचा दीजिए। सेक्रेटरी सुसान एलिवेटर से बाहर आई और उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया। मैंने दलिया उसके हाथ दे दिया और जाने लगा। तभी उसने कहा कि जोयू के लौटने की डेट आगे बढ़ गई है। हो सकता है कल शाम तक वो वापस आ जाए। जोयू वही मूनलाइट है जिसे लूरुआन 3 साल से याद कर रही थी। इसलिए गलत फहमी से बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं जल्दी से मैडम लियू के घर से शिफ्ट हो जाऊं। मैंने सिर हिलाया। मैं कमरा ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर सुसान थोड़ी हैरान हुई और उसने मुझे बारीकी से देखा। हालांकि वो जानती थी कि लू रुआन और मैंने कॉन्ट्रैक्ट की शादी की है, पर वो मेरी असली वजह नहीं जानती थी कि मैं चेन दादाजी की सर्जरी और अनाथालय के लिए पैसे जुटा रहा हूँ। वो सोचती थी मैं एक ऐसा जिगोलो हूँ जो किसी और के पैसों पर पल रहा है, इसलिए वो हमेशा मुझसे नफरत करती है और मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। उसने सोचा था कि मैं थोड़ा चिपकूंगा। मैं तो इतना समझदार था कि उसे कुछ कहने से पहले ही खुद कमरा ढूंढने लगा। उसे लगा ये बहुत अच्छा है, बच गए मुंह की खाने से। उसने कहा, अच्छा है, तुम ऐसा सोच सकते हो। तुम्हें भी पता है कि मैडम लियू का दिल हमेशा जो यू में लगा रहा है। ये हकीकत कभी नहीं बदली। जो मैं कह रही हूँ भले बुरा लगे, पर फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाहती कि तुम अनाप शनाप सपने मत देखो। एक मेंढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता। मैं समझता हूँ तुम्हें आत्मबोध होना चाहिए,
चले जाने के बाद आस नहीं रखनी कि तुम कभी मैडम लियू को परेशान करना, इससे उनकी जिंदगी में समस्या आएगी। तुम जानते हो मैडम लियू बहुत दयालु हैं, कुछ बातें वो नहीं कह पाएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने मुट्ठियां भींच ली, कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे उन्हें ढीला कर दिया और सिर हिलाया। ये तो एक्सचेंज एक्सचेंज ही था। मैं पूरा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखता हूँ। प्लीज मैडम लियू से कह देना कि मुझे हमेशा अपनी हैसियत का पता है। मैं कम से कम समय में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये कहकर मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और वहां से चला गया। सुसान वहीं खड़ी मुझे जाते देखती रही। उसके दिल में थोड़ा गिल्ट था कि उसने ज्यादा ही बोल दिया। वो लू रुआन और जो यूं का कॉलेज में साथ पढ़ाई कर चुकी थी। उसने उनके प्यार को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उसे तीसरे का बहुत चिढ़ था। उसने जो भी कहा वो अपनी मर्जी से कहा था, ताकि मैं किसी के भरोसे न रहूं। अब लग रहा था कि ये इंसान काफी समझदार है, ये सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा। निकलते ही मुझे लगा कि मुझे अपना सामान पैक करना चाहिए, इसलिए मैंने जाकर एक बड़ा सूटकेस खरीदा। घर आकर सामान पैक करने लगा। दोपहर होते होते सारा सामान पैक हो गया। जाने की जल्दी नहीं थी। जाने से पहले लू रुआन से मिल तो लूं। मैं शाम के 6 बजे तक इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। पता नहीं आज वो लौटेगी या नहीं। फिर मैंने फोन निकाला और मैसेज भेजा कि क्या तुम रात को लौटोगी। लू रुआन ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, काम है। मैंने फिर लिखा, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, रात को शिफ्ट हो सकता हूँ। तुमसे पर्सनली मिलकर जाना चाहता हूँ। अगर तुम बिजी हो तो यहीं बता देता हूँ। दवा और दलिया का नुस्खा मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। आगे से तुम्हें दलिया नहीं भेज पाऊंगा। मैं इन 2 दिनों में फ्री हूँ। डिवोर्स सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो बता देना। लू रुआन ने कुछ जवाब नहीं दिया। फोन रखकर मैंने आखिरी बार घर की साफ सफाई की और फिर सूटकेस खींचकर नीचे की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां मैं करीब 10 साल रहा था। मुझे एक अजीब सी उदासी हुई। आखिर इतनी देर रहा था, थोड़ा तो एहसास होगा। इस बार जाऊंगा तो शायद इस जिंदगी में दोबारा नहीं लौटूंगा। थोड़ा सोचकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दरवाजा खोलते ही मैं ठिठक गया। सामने एक डरावना सा चेहरा था। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। इतनी देर साथ रहने के बाद यह पहली बार था मैंने लुरुआन के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा था। वो हमेशा बहुत एलिगेंट और डिस्टेंट रही है, जैसे कोई परी जो दुनियादारी की चीजों से दूर हो, चाहे कितना भी गुस्सा हो। ऐसा अपमानजनक चेहरा उसने कभी नहीं दिखाया था। मैं बहुत उलझन में था। मैंने सोचा सब कुछ उसी की मर्जी से किया है। वो चाहती थी मैं शिफ्ट हो जाऊं तो मैं रातों रात शिफ्ट हो गया। फिर वो क्यों गुस्सा है? क्या इसलिए कि मैं उससे मिले बिना ही चला गया और इससे उसकी इज्जत खराब हुई? आखिर वो बॉस है और एम्प्लॉय मनमाने ढंग से नहीं जा सकता। थोड़ी बेशर्मी हुई। मैंने कहा, सॉरी मैडम, मुझे आपसे मिलकर जाना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि लुरवान अचानक क्यों लौट आई थी। शायद वो सोच रही होगी कि मैं विला से कोई कीमती सामान तो नहीं ले जा रहा। आखिर घर में बहुत सारी कीमती चीजें थीं, खासकर जो गिफ्ट जो यूने दिए थे। मैंने हमेशा देखा था लुरवान उन कुछ लाख की रिंग, कई दसियों हजार की घड़ी, कई 100,000 के कीमती गिफ्ट को बड़े प्यार से एक बॉक्स में रखकर अपने स्टडी रूम की सबसे दिखने वाली जगह पर रखती थी। लगता था वो खुद उन्हें अक्सर देखती थी। घर में कई करोड़ों की पेंटिंग और घड़ियां थीं। उसने कभी मुझ पर शक नहीं किया। अब जा रहा हूं तो उसे चिंता होना लाजमी है। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, मैडम, मैं तो अपने कपड़े लेकर जा रहा हूँ। क्या आप सूटकेस चेक करना चाहेंगी या आप अपना सामान काउंट कर लीजिए फिर जाऊं? क्या मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा इंसान हूं? लुरुआन ने अचानक पूछा। मैं चौंक गया और अपने आप को धिक्कारा। सोचता भी ऐसा क्यों हूं? अगर ये बात सबके सामने आ गई तो लोग उसे छोटा समझने लगेंगे कि वो छोटी छोटी चीजों की परवाह करती है। इसलिए मैंने जल्दी से मुंह सुधारा कि मेरा मतलब ये नहीं था। पर बात पूरी नहीं हुई थी कि लूरवान ने ठंडे स्वर में कहा, बेकार की बातें मत करो, और अंदर चली गई। उसे देखता रहा। उसके चलने का अंदाज हमेशा बहुत एलिगेंट होता था। एक एक कदम मानो किसी जादू से भरा हो, पर अब थोड़ा चिड़चिड़ा अंदाज था। बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही थी। मैं सूटकेस खींचता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। मुझे लगा वो चाहती है कि मैं पहले उसका सामान काउंट कर दूं। आखिर इतनी सारी जनता के बीच उसे भी तो अपनी शान रखनी होगी। घर में घुसते ही मैंने सूटकेस खोल दिया। 10 साल पहले जब मैं इस घर में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ सस्ते कपड़े लाए थे। अब जो कपड़े सूटकेस में हैं वो मैंने बाद में खरीदे हैं, सस्ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मैं उड़ता उड़ाता हूँ। लूरुआन का पति होने के नाते बहुत गंदे कपड़े पहनूंगा तो उसकी इज्जत पर फर्क पड़ेगा। साथ ही मैं एक एक्टर हूँ, मुझे भी सभ्य दिखना होता है। एंटरटेनमेंट में लोग कपड़ों से पहचान बनाते हैं। बाकी कुछ किताबें जो एक्टिंग से जुड़ी हैं, एक लैपटॉप और 2 घड़ियां जो लूरुआन ने मुझे गिफ्ट की थीं। ये दोनों घड़ियां सस्ती नहीं हैं। सबसे सस्ती घड़ी 1 लाख से भी ज्यादा की है। ये लूरुआन ने पिछले 2 सालों में बर्थडे पर दी थी। सूटकेस में ज्यादा सामान नहीं था। लूरुआन ने सूटकेस को नहीं देखा। उसकी नजरें गुस्से से मुझ पर टिकी थीं। मैं बहुत परेशान हो गया। इतनी पावरफुल औरत द्वारा इस तरह देखा जाना, सच कहूं तो बहुत नर्वस कर देता है। वो सोच रही होगी कि मैंने उसके कीमती सामान छुपा लिए होंगे। इसमें हैरत की क्या बात है? मैं तो बहुत गरीब हूँ। इतने कीमती सामान के सामने कौन ललचा सकता है? मैंने पूछा, मैडम, क्या आप इन्हें काउंट करना चाहती हैं? लिन यानगांग, क्या तुम्हें ये सब बहुत मजाक लगता है क्या? मैंने सिर उठाया। उसकी गुस्से से भरी खूबसूरत आंखें मुझसे चार हुईं
वो बोली अपना सामान लेकर कमरे में लौट जाओ। फिर तेजी से चलकर स्टडी रूम में गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैं थोड़ा उलझन में था। वो मुझसे कह रही है सूटकेस कमरे में ले जाऊं। क्या वो पहले अपना सामान काउंट करके फिर जाने देगी? लूरवान बिजनेस में तो बहुत कुशल है, पर जिंदगी में थोड़ी अनाड़ी है। अक्सर भूल जाती है कि उसने अपनी चीजें कहाँ रखी हैं। उसके पास इतने सारे आभूषण हैं। मुझे लगता है वो खुद भी कई चीजें भूल चुकी है। उन्हें काउंट करने में कितनी देर लगेगी? मैं सोच में पड़ गया। आखिर में हार कर सिर झुकाकर सूटकेस कमरे में ले गया। पहले इन्हें काउंट करने दो। अगर सच में कुछ खो गया तो मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। फिर तो कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। इस रात मैंने लूरवान के लिए खाना नहीं पकाया और नहीं उससे पूछा कि उसने खाया या नहीं। मेरा मन बहुत बेचैन था। कल दोपहर को जो यूं लौटेगा। हो सकता है लूरवान उसे साथ लेकर आ जाए। भले ही मैं लूरवान के बारे में बुरा न सोचूं, पर उन्हें मेरी नजरों के सामने प्यार करते हुए देखना मुझसे कुछ अशोभनीय करवा सकता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी यातना है। मैं इस यातना को सहने के लिए मजबूर हूं। आखिर पैसा लिया है तो थोड़ी यातना भी सहनी पड़ेगी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नहीं जानता किस समय आंख लग गई। सुबह बहुत देर से सोकर उठा। जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। लूरवान घर पर नहीं थी। पता नहीं रात तक उसने काउंटिंग खत्म किया नहीं। मैं फोन करके पूछना तो चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं होती। मुझे याद है कल रात जितना उसने चिल्लाकर कहा था, ज्यादा से ज्यादा आज रात जब वो जो यूं को लेकर लौटे तो मैं किसी बहाने से बाहर निकल जाऊंगा और किसी होटल में रुकूंगा। उन दोनों को पूरी रात का टाइम दे दूंगा। पूरा दिन मैं कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ता रहा। शाम के 5 बज गए। अब मेरी सोच भटकने लगी। जो यूं तो लौट आया होगा। लूरवान को इतने सालों से उसकी याद थी। अब वो बहुत खुश होगी। वे दोनों अब क्या कर रहे होंगे? सोचकर मैं उदास हो गया। कभी कभी मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ, खासकर जब जो यूं जैसे परफेक्ट आदमी से तुलना करता हूँ। उसकी फैमिली भी अच्छी है, हैंडसम भी है, बहुत बड़ा स्टार है, और सुनने में उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। हर चीज में वो परफेक्ट है। तुलना में मैं सिर्फ एक यतीम हूँ जो सिर्फ छोटे मोटे रोल कर पाता है। उसके सामने मैं बहुत छोटा लगता हूँ। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लूरवान जैसी खूबसूरत सीईओ उसी पर दिल हार बैठी हो। ये नहीं कह सकता कि मैं लूरवान से बहुत प्यार करता हूँ, पर इस समय जो यूं से थोड़ी जलन तो जरूर होती है। मैंने फोन निकाला तो अचानक देखा कि सुसान ने एक मोमेंट पोस्ट किया था जिसमें उसने एक रेस्टोरेंट है, मैं जो यूं और लूरवान को साथ खाना खाते हुए फोटो लगाई थी। सच में जो यूं बहुत हैंडसम है। एक आदमी की नजर से देखूं तो लगता है इसमें कोई कमी नहीं है। वो और लुरवान साथ बैठकर बिल्कुल फिल्मी जोड़ी लग रहे थे। कैप्शन में लिखा था, कई मोड़ खाने के बाद भी तुम ही तुम हो। इस कपल को 100 मिलियन सालों का सपोर्ट। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर लगातार उस फोटो को देखता रहा। उस फोटो में लूरवान के चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुलायमियत जो मैंने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। पता चला वो मुस्कुरा तो सकती है, पर उसकी मुस्कान सिर्फ उसी को मिलती है जिससे वो प्यार करती है, और मैं तो सिर्फ उसका एम्प्लॉय हूँ। मैं उसकी मुस्कान का हकदार नहीं हूँ। मैं चुपचाप फोन रखकर उठ गया। मेरा मन काफी डिस्टर्ब हो चुका था। मैंने खाना नहीं बनाया बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। मैं अपने आप में ही खो गया था। अगर उन्हें पुरानी यादों को ताज़ा करना है तो किसी होटल में कमरा लेकर आराम से करें। मैं खाना खा ही रहा था कि थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा खाना तो आ गया, फिर ये कौन हो सकता है? शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कोई बंदा होगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। सामने लू रुआन खड़ी थी। वो अब तक कैसे लौट आई? क्या उसे इस समय जो यूं के साथ होटल में अपने प्यार के किस्से सुनाते हुए नहीं होना चाहिए था? मैंने बाहर झांका। सिर्फ वो थी। जो यूं कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या देख रहे हो? उसने नाक सिकोड़ी। मैंने कहा कुछ नहीं। तुम कैसे लौट आई? लूरुआन ने चिढ़कर कहा, ये मेरा घर है। शायद वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का मजा लेना चाहती थी, पर मैं इतना साहस नहीं कर सकता था। मैं डरते डरते उसे अंदर ले आया। शायद वो बहुत घमंडी और पारंपरिक सोच वाली औरत है। उसका घमंड पहली मुलाकात में ही सब कुछ लुटाने नहीं देता। मैं ये तो जानता ही था। हालांकि बाहर की दुनिया जानती है कि उसकी शादी हो चुकी है, पर पिछले कुछ सालों में उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े रहे हैं। लेकिन उसने किसी के साथ ज्यादा नजदीकी नहीं बनाई और नहीं कोई स्कैंडल हुआ। इतने सालों की दूरी शायद दोनों के बीच थोड़ी दूरी बना देती है। एक बार जब वो फिर से एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे तो शायद सारी बाधाएं टूट जाएंगी। क्या तुमने खाना नहीं बनाया था और ये खा रहे हो? घर में आकर उसने टेबल पर खाने का पैकेट देखा। मैंने कहा आज मन नहीं था इसलिए ऑर्डर कर लिया। खा लिया तुमने? क्या तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? मुझे पता था उसने रात को जो यूं के साथ खाना खाया है। उसे मुझसे खाना नहीं बनवाना चाहिए था। उसने अचानक पूछा मन क्यों नहीं था। उसकी नजर टेबल पर रखे मेरे फोन पर पड़ी। उस समय मैं फिर से उसी फोटो को देख रहा था। मैंने जूम कर लिया था। लू रुआन ने लगभग एक नजर में वो फोटो देख ली। उसकी नजर टिक गई। मैंने उसकी नजरें देखी और मेरा सुंदर चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। मैं लगभग भागा। फोन उठाकर मैंने अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और बोला गलती से खुल गया था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मुंह छुपाऊं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। सीधा सोशल डेथ। कैसे भूल गया कि फोन बंद करना था। अचानक लगा जैसे मर जाऊं। लू रुआन ने मेरे चेहरे को एक अजीब नजर से देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं नीचे देख रहा था तो उसके चेहरे की खूबसूरती पर नजर नहीं गई। ज्यादा खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
लूरुआन ने एक वाक्य कहा और सीधा स्टडी रूम में चली गई। मैंने राहत की सांस ली। लगता है उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके दिल में भी तो सिर्फ जो यूं ही है। शायद उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने खुद को डांटा कि मैं कितना बेवकूफ हूं जो फालतू की टेंशन ले रहा हूँ। फिर जल्दी से खाना खत्म किया। खाली डिब्बे उठाकर नीचे फेंकने के लिए ले गया। जब वापस लौटने लगा तो दूर से एक सुंदर कुलीन स्पोर्टी जवान मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। ये था उसका व्हाइट मूनलाइट। जो यूं वो कैसे आ गया? मैंने नाक सिकोड़ी। अब समझ आया क्यों लूरुआन इतनी जल्दी लौट आई थी। वो अपने व्हाइट मूनलाइट को वक्त बिताने नहीं गई थी, बल्कि उससे घर पर मिलने का प्लान था। कितनी बेतुकी बात है। मैं सोचता था कि लूरुआन अपनी शराफत के कारण किसी को इतनी जल्दी घर नहीं लाएगी, पर लगता है मैं अति सोच रहा था। आखिर ये वो आदमी है जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है। इतने सालों की जुदाई के बाद कैसे वो एक पल के लिए भी उससे दूर रह सकती है? पर इस समय मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। जल्दी से यहां से निकल जाऊं और इस बीमार इश्क की जोड़ी को अपनी जगह दे दूं, या पहले ऊपर जाकर लूरुआन से मिल लूं फिर चला जाऊं। जो यूं जब पास आया तो मैं मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। यह आदमी सच में खूबसूरत है। मेरी शक्ल और जो यूं की शक्ल में कुछ समानता है। शायद सड़क पर चलते हुए कोई भूल से हमें भाई समझ सकता है। ये कोई हैरानी नहीं कि लूरुआन ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट की शादी करने के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। इतना समान चेहरा देखकर मुझे थोड़ी खुशी और थोड़ा गम दोनों हो रहा था। खुशी इसलिए कि इसी चेहरे की वजह से लूरुआन ने मुझे नोटिस किया और मैं चेन दादाजी के इलाज के लिए पैसे जुटा पाया। और गम इसलिए कि इसी चेहरे की वजह से मैं किसी और की सब्स्टिट्यूट बनकर रह गया। क्या तुम लिनान हो? जब मैं उलझन में था तभी जो यूं ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। उसकी नजरों में 3 हिस्सा मजाक और 7 हिस्सा उपहास था। मैंने सिर उठाया। दोनों की नजरें चार हुईं और मैंने उसकी नजरों में घृणा महसूस की। पर गुस्सा करना मुश्किल था। जो भी हो, मैं तो इसी का सब्स्टिट्यूट हूं। उसे मुझ पर हंसने का पूरा अधिकार है। ये पैसे लेकर मैंने काफी पहले ही अपमान सहने की सोच बना ली थी। मी जो आप मैडम लियू से मिलने आए हैं। मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। मैंने तुरंत चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। लू रुआन मेरी बॉस है और ये सामने वाला आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। ये भी आधा बॉस हुआ। एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो यूं ठिठका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। मैं जो यूं को लेकर ऊपर गया और फिर दौड़कर लूरुआन को खबर की। मैंने गहरी सांस ली। स्टडी रूम में जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से लूरुआन की ठंडी आवाज आई, क्या हुआ? आपका बॉयफ्रेंड जो यूं आपसे मिलने आया है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद लूरुआन ने अंदर से दरवाजा खोला। पहले उसने मुझे देखा, फिर नाक सिकोड़कर लिविंग रूम की तरफ गई। पहली नजर में उसने सोफे पर बैठे जो यूं को देखा। तुम कैसे आए? लूरुआन ने मुश्किल से मुस्कुराकर उसके पास बैठने की कोशिश की। मैं अवाक रह गया। क्या उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया? रुआन, मैंने सुसान से सुना था कि इन 3 सालों में तुमने एक नए घर में शिफ्ट किया है, तो सोचा खासकर तुम्हारा नया घर देखने आ जाऊं। बहुत सुंदर सजाया है। जो यूं मैं तुम्हें घुमाऊंगी। चलो। दोनों एक साथ खड़े हुए और चारों तरफ देखने लगे। जब वो मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो जो यूं हैरान हुआ और बोला, ये तो मेरा फेवरेट मिनिमलिस्टिक स्टाइल है। रुआन, ये कमरा मेरे लिए बनाया गया था ना। और ये बड़ा सा कोलोसेंडोर्फर पियानो। मुझे याद है मैंने सिर्फ एक बार तुमसे जिक्र किया था कि मुझे ये पियानो बहुत पसंद है। तुमने सच में इसे खरीद लिया। रुआन, तुम बहुत प्यारी हो। मैं फल काट कर लौटा और उनकी बातें सुन ली। मैं उदास हो गया। तो इस कमरे की सजावट का स्टाइल भी जो यूं की पसंद के हिसाब से किया गया था। मुझे भी ये सादा सुंदर स्टाइल काफी पसंद है, खासकर वो पियानो। मैं तो इस दुनिया का नहीं हूं। पिछली जिंदगी में मैं यतीम ही था। एक बाबा ने पाला था। अपनी मेहनत से 985 म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव था। इस दुनिया में आकर जब मैंने वो पियानो देखा तो बहुत प्यार सा हो गया था। रोज लुरुआन के ना होने पर उसे बजाता था। एक बार वो जल्दी घर लौट आई थी, कोई फाइल लेने। अचानक उसने मुझे कमरे में पियानो बजाते देख लिया। मुझे याद है उसका चेहरा बहुत उदास था, मानो पानी टपकने वाला हो, और उसका लहजा काफी तीखा था। किसने इजाजत दी इस पियानो को बजाने की? आगे से मेरी इजाजत के बिना इस पियानो को मत बजाना। तब मुझे लगा था कि उसे डर है कि कहीं मैं ये महंगा पियानो तोड़ न दूं। मैं माफी मांगता रहा कि फिर कभी नहीं बजाऊंगा। आज पता चला कि ये पियानो उसने अपने व्हाइट मूनलाइट के लिए खरीदा था। सोफे पर बैठा मैं बस उन्हें देखता रहा। लू रुआन और जो यूं वापस लौटे तो मैं खड़ा हो गया। मी जो फल खाइए, मुझे आज रात कुछ काम है। आप लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं फटाफट अपने कमरे में आ गया और जैकेट पहनकर बाहर निकलने को हुआ। शायद जो यूं यहीं रात बिताएगा। बेहतर है मैं यहां से जल्दी निकल जाऊं ताकि उन्हें टांग ना अड़ाऊं। कहाँ जा रहे हो? लू रुआन ने अचानक बुरे चेहरे से मुझे घूरा। तुम्हारे पास कौन सा काम है? मैं थोड़ा दुखी हुआ। मैं तो सोच रहा था तुम दोनों को वक्त दे रहा हूं। और क्या चाहिए? क्या मैं यहाँ पड़ा रहूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? पता नहीं इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैं सन्न रह गया। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। यहीं बैठे रहो।
मैं वहीं के वहीं अटक गया। जो यूं ने हंसते हुए कहा, रुआन, मिस्टर फैन को काम हो तो जाने दो। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उसे थैंक्स वाली नज़र से देखा। सच में भले ही मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ और बॉस की हर हिदायत मानता, पर मुझे किसी को प्यार करते देखना या उनकी बातें छुपकर सुनना कोई शौक नहीं है। जैसे ही मैं जाने को मुड़ा, लूरुआन ने फिर आवाज लगाई, रुको। मेरा बाहर रखा हुआ पैर फिर से अटक गया। जो यूं, अब बहुत देर हो गई है, तुम क्यों नहीं जल्दी आराम करते? उसने मधुर स्वर में कहा। जो यूं थोड़ा चौंका। उसे यकीन नहीं हुआ। वो आज रात कुछ न कुछ होने की उम्मीद में आई थी, यहां तक कि अपने बैग में कॉन्डम तक रखे थे। उसने सोचा नहीं था कि आधे घंटे बैठे बैठे लू रुआन उसे जाने का फरमान सुना देगी, पर उसने जो आगे कहा वो सुनकर जो यूं हैरान रह गया। मैंने कहा, मुझे कल सुबह मेंटिंग है, मुझे रात को समय निकालकर कुछ मटेरियल समझने हैं। ये सुनकर जो यूं कुछ नहीं बोल पाया। वो खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, काम जरूरी है। वैसे तुम कल फ्री हो? मैं सोच रहा था कल फिल्म देखने चलें। लू रुआन ने कहा, मैं कल बिजी हूं, कई मीटिंग है। जो यूं फिर से निरुत्तर हो गया। काफी देर अवाक रहने के बाद उसने अपनी स्टाइलिश मुस्कान दिखाई। ठीक है, दोबारा तो मैं इस बार विदेश नहीं जाऊंगा, आगे काफी टाइम है। जो यूं चला गया। जाने से पहले उसने मुझे एक लंबी गहरी नजर देखी, जिससे मैं सिहर उठा। यह आदमी मुझसे नफरत करता है। मैं बेबस था। लू रुआन ने तुम्हें मना किया, इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुमने नहीं देखा? मैं खुद ही जाने को तैयार था। इससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुरंत इस कपल से दूर भागना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये सोचकर मैंने डरते डरते पूछा, मैडम, क्या आपने अपना सामान सेटल कर लिया? लू रुआन का खूबसूरत चेहरा दमक उठा। वो बोली, किस चीज का सेटल करना? मुझे अब भी नहीं पता था कि उसके चेहरे पर इतनी ठंडक सी क्यों आ गई। मैंने सोचा, मैं बहुत गरीब हूं, पर ऐसा इंसान नहीं। आप चेक कर लो, कोई कमी तो नहीं है। बात पूरी नहीं हुई थी कि मुझे अपने चारों तरफ ठंडक का एहसास होने लगा। अचानक मैं मुड़ा और नजरें उठाई तो लूरवान की आंखें मुझसे चार थीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का कत्ल करना चाहेगी। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत मजाकिया हो? नहीं नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये महिला क्या चाहती है। वो मुझसे ऐसा बोले तो सबके लिए अच्छा होगा। जल्दी से अपना सामान चेक करवा लो ताकि मैं चला जाऊं। सब खुश रहेंगे, तुम भी खुश और मैं भी खुश। क्या ये अच्छी बात नहीं है? फिर वो चेहरा क्यों बनाया? उसने मुझे बहुत देर तक ठंडी नजरों से देखा, जब तक मैं बेचैन नहीं हो गया। फिर एक शब्द बोले बिना स्टडी रूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी मैं उलझन में ही था कि दरवाजा फिर से खुला। उसका पूरा शरीर जमा देने वाला था। आवाज बेहद ठंडी थी। लिन यांग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे। इस घर से निकलने की हिम्मत है तो देख लेना। दरवाजा फिर से बंद हो गया और मैं फिर से अवाक रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि बॉस को ऐसी आदत होगी कि वो दूसरों को अपना प्यार दिखवाना चाहती है। वो मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखना चाहती है ताकि मैं गवाह बनूं कि वो अपने सच्चे प्यार से कितना प्यार करती है। चलो कोई बात नहीं, पैसा लिया है तो आदतें भी पूरी करनी पड़ेंगी। बस 1 महीना रह गया है, तब तक सह लूंगा। केले का काम खत्म। अगली सुबह मैं फिल्म सिटी जाने के लिए निकल गया। लू जिन ने मेरी तरफ देख कर पूछा कि क्यों इतना बेड़ा गर्दन लग रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी बीबी ने रात को आराम नहीं करने दिया, फिर मुझे छेड़ा। मैं मुस्कुरा दिया। लू जी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। लू जी को तो बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। उसने कहा, अगर मेरे घर भी कोई इतना वफादार कुत्ता होता तो मैं भी पूरी रात उसे सताऊंगी नहीं। मेरा चेहरा उतर गया, पता नहीं क्या जवाब दूं। फिर वो हंसते हुए पूछने लगी, स्क्रिप्ट कैसी चल रही है? कोई प्रेशर मत लो, तुम्हारा रोल तो बस मिलिट्री ऑफिसर का है, सीन ज्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट भी हाई नहीं है। मैंने सिर हिलाया। शूटिंग का प्लेस योंगचेन फिल्म सिटी में था। विला एरिया से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव थी। 8 बजे तक हम पहुंच गए। क्रू मेंबर अभी तैयारी कर रहे थे। लुजी मुझे सीधे डायरेक्टर जेंगी फेन के पास ले गई। ये एक लो इन्वेस्टमेंट वेब सीरीज थी। मेरे किरदार के सीन कम थे। उन्होंने तब मेरी फोटो देखी थी और लूजी के कहने पर मुझे सिलेक्ट कर लिया था। आज मैं पहली बार 50 साल के डायरेक्टर जेंगी फेन से मिल रहा था। वो कभी इंडस्ट्री के काफी नामचीन डायरेक्टर थे। उन्होंने कई हिट शो बनाए थे। बस पिछले कुछ सालों में उनकी किस्मत फिर गई। उनकी हर फिल्म फ्लॉप हुई और धीरे धीरे वो भुला दिए गए। अब वो वेब सीरीज ही कर पाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में उनके पुराने कनेक्शन अभी भी बचे हुए थे। उन्होंने अपनी मोटी चश्मे के पीछे की आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनके अंदर एक गजब की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बुरा नहीं है, काबिल लगता है, फोटो से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मैंने कहा, डायरेक्टर आप ज्यादा प्यार मत करो, मैं तो नौसिखिया हूं। उम्मीद है आप मुझे बहुत सारे टिप्स और आलोचना देंगे। कहना आसान है, लूजी के साथ मेरी काफी पुरानी दोस्ती है। उनके लाए हुए इंसान बुरा नहीं हो सकता। जवान, अच्छा काम करो, आगे बहुत मौके आएंगे। जेंग। ईफेन ने मेरे कंधे पर थपकी देकर हौसला बढ़ाया। हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक बाहर शोर मच गया। यार ये तो जो यूं है, सच में जो यूं है। आखिरकार जो यूं को हमने लाइव देख लिया। कितना हैंडसम है। जो यूं हमारे सेट पर क्यों आया? क्या ये इस वेब सीरीज में आ रहा है? मेल लीड तो कभी तय नहीं हुआ था। जो यूं इतना बड़ा स्टार लो इन्वेस्टमेंट वेब सीरीज में कहाँ आएगा? डायरेक्टर साहब कितने बड़े हैं? जो यूं का नाम सुनते ही मैं चौंक गया।
थोड़ी देर में मैंने देखा एक लंबा पतला जवान सनग्लास लगाए, 7-8 असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड से घिरा, चिकने कस्टमाइज सूट पहने, हरकत बड़ी ही शानदार। वो जो यूं ही था। लूजी की आंखों में गुलाबी बुलबुले उछल रहे थे। जाहिर है उसे भी जो यूं काफी पसंद था। मैं हैरान था क्योंकि इस सीरीज के ऑडिशन तो हो चुके थे। फिर ये क्या माजरा है? जैंगी फेन जोर से हंसा। उसने कहा, अभी तक तो मैं भी उलझन में था। कल रात मुझे जो यूं के लोगों का फोन आया कि वो इस सीरीज का मेल सपोर्टिंग रोल करना चाहता है, और वो भी बहुत कम पैसों में। मुझे अभी भी सपना लग रहा है। इतनी लो बजट सीरीज में फर्स्ट ईयर स्टार जो यूं का आना तो दूर, दूसरे नंबर के स्टार भी शायद ही आना पसंद करें। अचानक जो यूं ने खुद आकर स्पेशल अपीयरेंस देने का मन बनाया, जिसकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। लिन यानगांग, तुम्हारी किस्मत जाग, गुजी जोश में बोली। जो यूं इतने बड़े स्टार के साथ तुम्हारी एक्सपोजर काफी बढ़ जाएगी। अगर तुमने अपना किरदार अच्छा किया तो शायद तुम्हें भी थोड़ी नामवरी मिल जाए। मैंने मुश्किल से मुस्कुराया। दूसरे नहीं जानते कि जो यूं इतनी छोटी सीरीज क्यों कर रहा है, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि वो मेरे पीछे आया है। मैंने छुपकर जो यूं को देखा, जो सितारों की तरह घिरा हुआ था। उसी समय उसकी नजर भी मुझ पर पड़ी। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। जो यूं ने बेपरवाही से नजर हटा ली और उसने मुझसे मिलने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। मैं भी खुद में भगवान नहीं था कि उसे छेड़ूं। लेकिन लूजी ने तो पहले ही सोच रखा था कि जो यूं जैसे सितारे के पास आम आदमी नहीं पहुंच सकता। उसने मौका देखकर मुझे खींचकर उसके पास ले जाने की सोची, ताकि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। मैंने मना करना चाहा, पर लूजी मुझे जबरदस्ती उसके सामने ले गई। मी जो, नमस्ते, मैं लू जिन हूँ, जुआन एंटरटेनमेंट की एजेंट। ये है लिन यानगांग, मेरा आर्टिस्ट। ये सीरीज का 5वां मेल लीड है। ये कहकर उसने तुरंत मुझे इशारा किया। मैं मजबूरन मुस्कुराते हुए मी जो को नमस्ते कहा। जो यू ने अपने सनग्लास के पीछे छिपी आंखों से एक व्यंग्यपूर्ण नजर डाली। बस कहकर रह गया। मी जो, ये एक नौसिखिया है, प्लीज इसे गाइड करना। मुझे इतना बेकार देख लू जी, खुद से पका गई। जवान लोगों को हमेशा शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए। उन्हें अपनी एक्टिंग पर मेहनत करनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है। जो यूं का स्वर बहुत ठंडा था। उसकी बातों को सुनकर सब हैरान रह गए। सबने मुझे हैरानी से देखा। आमतौर पर इंडस्ट्री में सब दिखावे का ख्याल रखते हैं। ऐसे किसी को सीधे मुंह पर बोलना बहुत मुश्किल होता है। लोग सोचने लगे कि लिन यानगांग ने जो यूं को क्या बुरा लगा दिया। सब लोग तुरंत मुझसे कुछ दूर हट गए। डर था कि कहीं मेरे पास खड़े होकर बड़े स्टार जो यूं को नाराज न कर दें। लूजी के चेहरे पर गुस्सा था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जो यूं के चले जाने तक उसने मुझे उदास होकर देखा। लिन यांग, तुमने इस बड़े स्टार को नाराज कर दिया। मैंने हल्के से माथा उठाया। मैं तो बहुत छोटा एक्टर हूं, उसे नाराज करने का मौका ही कहां। एक एम्प्लॉय होने के नाते मैं नहीं चाहता था कि लूरुआन का मामला घूमे। और जोयो इतना बड़ा स्टार है कि उसकी थोड़ी सी हरकत से बवाल मच सकता है। मुझे नहीं पता था वो ऐसा इंसान है। पहले तो मैं उसे बहुत पसंद करती थी। लूजी बहुत नाराज थी। एक आइडल और अपने आर्टिस्ट के बीच उसने बिना झिझक मेरा साथ दिया। वो बोली, उस अकड़ू जो यूं से तो ये मेरा वफादार पिल्ला भला है। कोई बात नहीं, तुम्हारे सीन कम है और जो यूं से कोई सीन नहीं है। बस आगे उससे बच के रहना। लूजी ने मुझे तसल्ली दी। मैं भी यही सोच रहा था। मेरा किरदार फीमेल लीड की यादों में रहता है। उसका जो यूं से कोई सीन नहीं है। डायरेक्टर ने सामने खड़े जवान लड़के की तरफ हाथ हिलाया। हाँ लिन यू, तुम हमेशा मेरी यूनिक हो। जैंगी फेन अचानक गुस्से में चिल्लाया। लिन यानगांग, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम एक्ट नहीं कर सकते तो चले जाओ। पता है तुम सबका टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये चीख सुनकर सब हैरान रह गए। लिन यांग ने तो अभी बहुत अच्छा अभिनय किया था। उनकी भावनाएं सही थीं। सबको नहीं पता था कि डायरेक्टर को इतना गुस्सा क्यों आया। मुझे माफी चाहिए डायरेक्टर, मेरी गलती है। मैं सच में माफी चाहता हूँ। जैंग यीफेन बाहर से तो बहुत गुस्से में थे, पर अंदर से कमजोर थे। एक और टेक। मैंने अपने दिमाग को ठीक किया और किरदार की सारी भावनाओं को झोंक दिया। लेकिन जैसा भी करता, जैंग यीफेन को संतुष्ट नहीं कर पाता। उनकी डांट और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। सब समझ गए कि मेरी एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि डायरेक्टर मुझे जानबूझकर निशाना बना रहे थे। लू जी, तुम क्या साजिश कर रहे हो? तुम मेरे पास ऐसा एक्टर क्यों लाए? जेंगी फेन ने लू जिन को बुलाकर डांटा। मुझे ये एक्टर नहीं चाहिए, इसे जल्दी ले जाओ, बाद में पेनाल्टी दे दूंगा। लू जिन का चेहरा उदास था। उसने कहा, डायरेक्टर जेंग, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण? तुम्हें क्या स्पष्टीकरण चाहिए? क्या उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है? ये तो तुम्हें पता है। लू जिन पीछे नहीं हटी। जेंगी फेन ने उसे झिड़कते हुए कहा, यहां झगड़ा मत बढ़ाओ, उसे जल्दी ले जाओ। लू जी अभी भी बहस करना चाहती थी। मैंने उसे रोकते हुए सिर हिलाया। मेरी जैंगी फेन से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मुझे ऐसे निशाना नहीं बनाएगा। इसका एक ही मतलब है कि जो यूनेस में पीछे से साजिश रची थी। यह बहुत गंदी हरकत थी। लूजी की आंखें गुस्से से लाल थीं। लिन यांग, टेंशन मत ले। अगर ये वेब सीरीज फ्लॉप होगी तो होने दे। बहन तुम्हारे लिए इससे बेहतर काम दिलाएगी।
मैंने चमकती मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं लूजी पर विश्वास करता हूँ। फिल्म सिटी से निकलते वक्त लूजी को बेचैनी हो रही थी। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। मैंने कहा, जरूरत नहीं लूजी, मुझे यहाँ कुछ काम है। आखिरी बार मैंने घर खोजा था, पर उसे कंफर्म नहीं किया था। वैसे भी आगे मुझे शायद यहीं फिल्में करनी होंगी, इसलिए सोचा पास में ही कोई कमरा ढूंढ लूं। लूजी ने पूछा, मदद चाहिए? मैंने कहा, नहीं, बस छोटा सा मामला है। ठीक है, तो मैं ऑफिस चली जाती हूँ। लूजी को जाते देख मैं भी जाने को था कि अचानक एक मिडिल एज्ड महिला अकड़कर मेरे पास आई। क्या तुम लिन यानगांग हो? मेरे पास चलो। मी, जो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज से पहले मेरे मन में जोयू को लेकर कोई बुरी भावना नहीं थी। भले ही वो रुआन का व्हाइट मूनलाइट है, लेकिन आज उसकी जो करतूत थी उससे मेरा दिन खराब हो गया। मेरा स्वभाव भले ही अच्छा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। क्या तुम बहरे हो? जल्दी मेरे पास चलो। उस मिडिल एज्ड महिला ने मुझे उंगली दिखाकर चिल्लाया। अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। मैंने उसे टाल दिया और टैक्सी लेने को हुआ। ये सुनकर वो औरत गुस्से से फूल गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तू किसे कुत्ता कह रहा है? हाथ छोड़। मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। मी, जो का बुलावा तेरी किस्मत है। तू जैसा कोई नामुराद। अगर मी, जो की मेहरबानी नहीं होती तो तू उन्हें जन्म जन्म नहीं देख पाता। और तू मुझसे बुरा मुंह बना रहा है। जो यूं पास आ गया था। मी, जो, ये लड़का बड़ा एहसान फरामोश है। ये आपसे मिलने से मना कर रहा है। उस मिडल एज्ड महिला ने मुझे नफरत से देखा। जोऊ, यू ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। लिन यांग, क्या तुम मुझसे रुआन के बारे में बात नहीं करना चाहते? ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है। कॉफी शॉप में मैंने सीधे जोऊ यू को देखते हुए कहा, आज जो हुआ वो तुमने देख ही लिया। मैंने तो जेंगी फेन से कह दिया कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस उसने तुम्हें निकाल दिया। जो यूं की बातों में ताना था। क्या तुम्हें लगता है मैं, तुम और लू रुआन सब एक ही दुनिया के लोग हैं? मैंने माथे पर बल डाला। तुमने मुझे बस अपनी बड़ाई कराने बुलाया था। जो यूं ने उंगली हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम उस लायक भी नहीं हो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात बताने के लिए बुलाया था कि इस दुनिया में कोई परिकथा नहीं होती। राजकुमारी कभी मेंढक से प्यार नहीं कर सकती, और मेंढक कभी राजकुमार नहीं बन सकता। लू रुआन ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की शादी सिर्फ मेरा सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए की थी। ये तो तुम भी जानते हो। अब जब मैं लौट आया हूं तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा उसे चिपके रहना उचित है? मैंने सिर उठाया। तुम भी ज्यादा सोचते हो। मुझे हमेशा अपनी हैसियत का पता है। मैंने कभी कोई सपना नहीं देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द से जल्द उसके घर से निकल जाओ। मुझे उसकी जिंदगी में कोई और आदमी नजर नहीं आना चाहिए। मैं पहले से ही कमरा ढूंढ रहा हूं। जोयू मुस्कुराया। उसने अपना फोन जलाया और मेरे सामने बढ़ा दिया। ये वो मैसेज हैं जो मैंने और रुआन ने आज किए। देख लो। मैंने उसके और लू रुआन के मैसेज देखे। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार करोगे फिर उसे अपने घर से निकाल दोगे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम उसके लिए कुछ महसूस करती हो? आखिर वो भी बहुत हैंडसम है नहीं। हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। मैं भी कोई बेरहम इंसान नहीं हूं। आखिर उसने 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की है। अगर तुम सच में नहीं चाहती कि वो जाए तो मैं समझ सकता हूं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं कोई समय निकालकर उससे साफ साफ बात कर लूंगा। बस ज्यादा सोचो मत। मेरे लिए वो सिर्फ एक रूममेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद मैं दोबारा पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने फोन वापस घुसा दिया। मेरे मन में एक अलग ही भावना उठ रही थी। रूममेट, सच में ऐसा ही था। पिछले 8 सालों में दोनों एक ही छत के नीचे रहे। बहुत कम बातें हुई। हमेशा मैं ही एक तरफा देखभाल करता रहा। दूसरी तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिर्फ बर्थडे पर 2 घड़ियां दे दी। कभी मेरी जिंदगी की फिक्र नहीं की। शायद सच में 8 साल तक साथ रहने वाला रूममेट भी इतना बेपरवाह नहीं होता। उसके मैसेज से लग रहा था कि वो चाहती तो मुझे जाना है, पर उसकी नैतिकता उसे मुंह नहीं खोलने देती। मैं कई बार जाना चाहता हूं पर वो मुझे परमिशन नहीं देती। सोच रहा हूं वो क्या सोचती है, या क्या उसमें हिम्मत नहीं है। बेहतर होगा इस बार मैं बिना बताए चला जाऊं और शिफ्ट होने के बाद खबर कर दूं। शायद यही वो अंत है जिसे दूसरा इंसान चाहता है। लू ग्रुप के 79वीं मंजिल पर प्रेसिडेंट ऑफिस में लू रुआन किसी से फोन पर बात कर रही थी। डॉ जियान, उसकी सिचुएशन कैसी है? सॉरी प्रेसिडेंट लियू, सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। उसके फेफड़ों की समस्या बहुत गंभीर है और इलाज में अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तो उसे कह दिया कि पूरी तरह ठीक हो सकता है, पर हकीकत में शायद उसे सिर्फ 2 महीने बचे हैं। लू रुआन का चेहरा सुन्न हो गया। कोई और रास्ता नहीं है। पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये बीमारी न देश में ठीक हो सकती है न विदेश में। अगर पैसा हो तो उसे थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, पर मरीज को और कष्ट होगा। लू रुआन काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, डॉ जियान, आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। प्लीज पैसों की कोई चिंता मत करो। दवा का सबसे अच्छा इंतजाम करो। ठीक है, मैं देख लूंगा। फोन रखते ही लूरुआन मुंह के बल गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वो इतना अजीब क्यों महसूस कर रही है। उसके दिल की गहराइयों से एक दर्द उठ रहा था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब जो यू ने उसे ब्रेकअप का प्रस्ताव रखकर विदेश पढ़ने चली गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बार में।
गई थी। उसे शराब पीना पसंद नहीं था, खासकर नशे से नफरत थी। लेकिन उस दिन उसने खूब शराब पी। तभी उसने लिन यांग को स्टेज पर दिल खोलकर गाते हुए देखा था। उसकी आवाज बहुत नरम थी। उसने नीचे झुककर गिटार बजाया। उसका साइड प्रोफाइल जो यूं से मिलता था। उसके बाद वो जो कभी बाहर नहीं गई थी, अचानक रोज उसी जगह जाने लगी। बस लिन यांग को स्टेज पर गाते देखना, उसका चेहरा और आवाज सुनना, सिर्फ उसी समय उसके जख्मी दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। बाद में उसने जाना कि वो लिन यांग हाल ही में ग्रेजुएट था, कॉलेज छोड़ चुका था। उसे बहुत जरूरत थी पैसों की। वो कई काम करता था, दिन में मॉडलिंग, शाम को बार में गाना। तभी उसके परिवार ने उसे शादी के लिए दबाव डाला। उसने उस रात लिन यांग को बुलाकर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसे आज भी याद है, उसके चेहरे पर उस समय हैरानी और खुशी थी कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनेगा। और उसने सच में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिंदगी के हर छोटे बड़े काम किए। लू रुआन ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। रुआन, आज तुमने मुझे फोन करने की क्या सोची? सीलैन, एक मदद चाहिए। तुम्हारा यूके में कोई कनेक्शन है? क्या तुम मुझे एक लंग स्पेशलिस्ट ढूंढ सकते हो? बाकी देशों के भी पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुआन, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब कुछ मिलेगा तो बताऊंगा। मैंने फिल्म सिटी के आसपास काफ़ी खोजबीन की, पर कोई अच्छा कमरा नहीं मिला। तो बस दो एजेंसियों में अपना डिटेल देकर रजिस्टर करा दिया। फिर चैन दादाजी की देखभाल करने वाली आंटी तान को फ़ोन किया। पता चला कि सब ठीक है, तो चैन से घर लौटा। इस बार मैंने पक्का मन बना लिया था कि यहाँ से निकलना है। सारा सामान पैक करके मैंने पास में एक सस्ता होटल ढूंढकर चेक इन कर लिया। रात को होटल में मैं नूडल्स खा रहा था, तभी लू रुआन का फ़ोन आया। काफ़ी देर झिझकने के बाद मैंने उठाया। कहाँ गए हो? लू रुआन का स्वर बहुत ठंडा था, उसमें हल्का गुस्सा था। मैं अब होटल में रह रहा हूँ, मैंने सच कह दिया। घर लौट आओ। मैं चौंक गया। मैं तुमसे कह रही हूँ, लौट आओ। अब यहाँ तक आ गया हूँ, वो और क्या चाहती है? मैंने माथा सिकोड़ते हुए कहा। मैडम ल्यू, मुझे नहीं लगता लौटना ज़रूरी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सांस ली। मैडम, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस 1 महीने रह गया है। साथ ही जो यूं वापस आ चुका है। अगर मैं वहां रहा तो शायद वो भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे और तुम भी खुश नहीं रहोगी। बेहतर है सब यहीं खत्म हो। मैंने कहा, मैंने हिसाब लगा लिया है। 5 साल में 50 लाख, हर महीने लगभग 1,40,000 के हिसाब से। 1 महीना बाकी है, 1,40,000। मैं वो पैसे लौटाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए लौटाने में थोड़ी देर हो सकती है। दूसरी तरफ सन्नाटा था। बस सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वो अपना गुस्सा रोक रही हो। मैं थोड़ा परेशान था। तुम तो जो यूं को पहले ही बता चुकी हो कि वो मुझसे जाने को कहेगा। अब ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत है? मैडम ल्यू, टेंशन मत लो। मैं बहुत बड़ा बातूनी नहीं हूं। मैं ये बातें चारों तरफ नहीं फैलाऊंगा। मैं तुम्हारी बदनामी नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है तुम डरती हो कि कहीं मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं फैला दूं। आखिर ल्यू ग्रुप पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। लू रुआन के खिलाफ थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर कंपनी के शेयर प्राइस को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ अब भी सन्नाटा था। मैंने सोचा मेरी बातें उसे संतुष्ट कर गई होंगी। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से नूडल्स खत्म किए। बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने माइक्रो एक्सप्रेशन प्रैक्टिस किया। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग पर भरोसा कर सकता। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, जब भी वक्त मिलता है शीशे के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। इसी से मेरी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी स्किल्स बनी है। खासकर चेन दादाजी को महंगी दवाओं की जरूरत है, और लू रुआन के 1,40,000 ने मुझ पर और प्रेशर बढ़ा दिया था। रात को मैं सोने वाला था कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे हैरानी हुई कि इस समय कौन दरवाजा खटखटा सकता है। मैंने चप्पल पहनी, बिस्तर से उठा, पीपहोल से झांका तो मैं अवाक रह गया। लू रुआन यहाँ तक कैसे पहुंच गई? वो यहाँ क्यों आई? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। मुझे लगना मुश्किल था कि लू रुआन इस जगह को ढूंढ सकती है। लियू फैमिली के बहुत कनेक्शन है, ये ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं पहले ही सब कुछ साफ साफ बता चुका हूँ। फिर भी वो आधी रात को यहाँ क्या करने आई है? मुझे नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करूं। पर जब वो दरवाजे पर आ ही चुकी है तो दरवाजा न खोलना बदतमीजी होगी। मैंने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया और दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुलते ही उसकी सितारे जैसी खूबसूरत आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। बिना किसी भाव के, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। लगता था वो बहुत हड़बड़ी में आई थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसने अभी भी वही ऑफिस वाला कस्टमाइज्ड फॉर्मल सूट पहना हुआ था। लू रुआन को जिंदगी का बहुत शौक है। उसे शराब पसंद नहीं है, बस घर पर कभी लाल शराब पी लेती है। ऑफिस के बाद वो कभी वर्किंग कपड़े नहीं पहनती, आमतौर पर कैजुअल पहनती है। ऑफिस से निकलते ही लगता था वो सीधे मुझे खोज निकालने लगी थी और होटल का पता लगाकर हड़बड़ी में यहाँ पहुंची। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। जाहिर है वो चाहती है मैं उस घर से निकल जाऊं, फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सिर हिला दिया। मैंने फोन पर पहले ही साफ कर दिया था। क्या तुम नखरे कर रहे हो? क्या तुम उस दिन घर आकर जो यूं से नाराज हो गए थे? लू रुआन ने माथा सिकोड़ा। मैं चौंक गया। वो ऐसा कैसे कह सकती है? क्या उसे लगता है मैं जल रहा हूं? सोचकर मेरा सुंदर चेहरा लाल हो गया।
मैंने जल्दी से कहा, मैडम लियू, आप टेंशन मत लो, मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं है। आप और मी जो दोनों परफेक्ट कपल हो। आपके साथ मेरी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी, ये मैं हस्ताक्षर करते ही समझ गया था। मैंने कभी कोई झूठा सपना नहीं देखा। प्लीज मुझे गलत मत समझो। ये सुनकर लुरुआन थोड़ी चौंक गई। वो गुस्से से दिख रही थी। आखिर में कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी। जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने फिर मना कर दिया। अब चुके तो चुके, मैं वापस नहीं जाऊंगा। सच में मुझे कोई शौक नहीं है किसी के प्यार की झलक देखने का। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, जाओगे या नहीं? लुरुआन ने अपनी आवाज ऊंची की। मैडम मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। लुरुआन ने मुझे गहरी नजरों से देखा, फिर करवट बदलकर चली गई। मैं उसे चुपचाप जाता देखता रहा। उसकी अकड़ को देखते हुए इतनी शर्मिंदगी झेल कर यहाँ तक आना, ये सोच से परे था। मैंने जो कहा साफ साफ कह दिया। उसके अहंकार को देखते हुए उसे पूरी तरह निराश हो जाना चाहिए। मैंने राहत की सांस ली। मैं अपने दिल में लुरुआन का एहसानमंद था। अगर शुरू में उसके 50 लाख न होते तो चेन दादाजी शायद अब तक मर चुके होते और अनाथालय भी नहीं बन पाता। पर बात एक है और बात दूसरी है। मैं उस घर में रहकर अपनी आंखों से उनकी मिठास नहीं देखना चाहता, और न ही जो यूं का चेहरा। अगर आज जो यूं का विवाद न हुआ होता तो शायद मैं इतना सख्त न होता। पर अब मैं इस इंसान से बहुत चिढ़ गया हूं। मुझसे सहन नहीं होता। रात के 11 बजे बाद एक फोन से मेरी नींद खुली। लिन यांग, तुम कैसे शौहर हो? दूसरी तरफ एक मीठी आवाज चिल्लाई, जल्दी ये बार में आओ। रुआन बहुत नशे में है। मुझे नींद हराम हो गई। मैं उठकर बैठ गया। फोन देखा तो लू रुआन की बेस्ट फ्रेंड जो टिंग का नंबर था। मैं अभी आ रहा हूँ। बिना सिर के बाल ठीक किए मैंने जल्दी से कपड़े पहने और टैक्सी बुलाई। ये बार के निजी कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले लू रुआन बेहोश पड़ी थी। उसके गाल लाल थे, होंठ सुर्ख थे और वो बुदबुदा रही थी। जोटिंग ने भी काफी पी लिया था और सोफे पर टिककर अपना चेहरा मल रही थी। वो घरेलू नाजुक टाइप की लड़की है, छरहरी कद काठी। हालांकि लू रुआन जितनी दमदार नहीं, पर खूबसूरत जरूर है। लिन यांग, वो मुझे देखते ही बोली, तुमने बहन रुआन को क्या किया कि वो इतना गुस्सा हो गई? वो तो शराब पीती ही नहीं है। देखो कितना नशा कर दिया। मैं थोड़ा वाकिफ था। मिस जोऊ, ये मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। शायद उसका मी जो से कुछ झगड़ा हुआ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या वो इसलिए गुस्सा है कि मैंने घर लौटने से इनकार कर दिया? पिछले 8 सालों में लू रुआन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, नहीं कभी गुस्सा किया। उसकी खुशी, गम और गुस्सा बस दो यूं तक ही सीमित है। जो टिंग ने सोचा और बोली, तुम सही कह रहे हो। बहन रुआन कभी तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। वो तुमसे इतना गुस्सा कैसे हो सकती है? सोचकर उसका गुस्सा कम हो गया। जल्दी से घर ले जा। बात करते ही उसे कुछ याद आया। मैं बता दूं, जो यूं वापस आ चुका है। नशे में बहन रुआन के साथ कोई शरारत मत करना। मैं नहीं करूंगा, वरना मी जो को बुलाकर ले जाऊंगा। मुझे आज रात एक इवेंट है, फिलहाल यहां से नहीं जा सकता। लू रुआन इतनी नशे में है, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मिस जो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम भी साथ चलो। घर में बहुत सारे कमरे हैं, तुम रात भर रुक सकती हो। जो टिंग ने सोचकर सिर हिला दिया। ठीक है, सच में मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने मुस्कुराकर लू रुआन के पास जाकर उसे उठा लिया। लू रुआन लंबी है पर बहुत हल्की, शायद 50 किलो के आसपास होगी। साथ ही मैं एंटरटेनमेंट में आने की सोचकर रोज जिम जाता हूँ। मैं तगड़ा हूँ। मुझे पार्किंग से लू रुआन की कार मिल गई। मैं उसे लेकर विला एरिया की तरफ बढ़ा। लिन यांग, तुम्हारा बहन लियू से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना? पीछे बैठी जोटिंग ने जल्दी से पूछा। उसने मुझसे ऐसे ही पूछा। हाँ, 2 महीने बाकी हैं। अब जब जो यूं वापस आ गया है तो तुम क्या सोचते हो? मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है। मैं तो पहले ही शिफ्ट हो चुका हूं। तुम शिफ्ट हो गए? जोटिंग हैरान हो गई। उसने विश्वास नहीं किया। मैं फिलहाल होटल में रह रहा हूं, कमरा मिलते ही शिफ्ट हो जाऊंगा। जोटिंग सन्न रह गई। तुम तैयार हो? बहन लियू तो हमेशा से बहुत रूखी है। भले ही तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की शादी हो, पर तुमने मैरिज सर्टिफिकेट तो हासिल कर लिया है। क्या तुम कुछ नहीं चाहोगे और बस यूं ही छोड़ दोगे? मैं मुस्कुराया। क्यों नहीं चाहूंगा? वो चीजें मेरी नहीं थीं, बल्कि मैडम लियू ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। अगर उसके पैसे न होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। इंसान को एहसानमंद होना चाहिए। उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं उसे मुश्किल में नहीं डालूंगा। थोड़ी देर में जोटिंग ने कहा, तुम्हारा ऐसा सोचना अच्छा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यूं ही सबको खुश रखने की सोचते हो, अंत में तुम ही दुखी रहोगे। विला लौटकर मैं लूरुआन को बेडरूम ले गया, फिर बाथरूम जाकर तौलिया लाया और उसका चेहरा पोंछा। फिर किचन में जाकर हैंगओवर सूप बनाया और चम्मच चम्मच करके उसे पिलाया। जोटिंग एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। तुम रोज ऐसे ही बहन रुआन की देखभाल करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी बॉस है। उसने मुझे 50 लाख दिए। मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। बस कुछ अच्छे काम कर करता हूँ जो मेरी हैसियत में है। परेशानी तो ये है कि वो आकर इन छोटी छोटी चीजों से परेशान न हो। जोटिंग सोच में पड़ गई। उसी समय लूरुआन का चेहरा बिगड़ा और उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। मैं बच नहीं पाया और उसकी उल्टी मुझ पर लग गई। सुंदर औरत की उल्टी भी बहुत बदबूदार होती है। पूरे कमरे में बदबू आ रही थी।
जोटिंग भी थोड़ी सनी और जोर से चिल्लाते हुए पीछे हट गई। जब मैं सब खत्म कर पाया तब रात के 12 बज चुके थे। न जाने कैसे मैं सो गया। सुबह उठा तो नाश्ता बनाकर रखा ही था, लुरुऑन और जोटिंग तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उठ गए। आओ नाश्ता करो। मैं किचन से नाश्ता निकाल रहा था। बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया है लिन यांग, तुमने सब कुछ खुद बनाया। दूर से ही खुशबू आ रही है। जीभ लहलहा उठी। उसने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ। मिस जो, आप मुझे छेड़ रही हैं। बस कुछ मामूली सी चीजें हैं। लू रुआन ने टेबल पर फैले हुए शानदार नाश्ते की तरफ जटिल नजरों से देखा। पिछले कुछ सालों में मैंने अक्सर उसके लिए नाश्ते के नए नए ऑप्शन बनाए। पहले वो इसे हल्के में लेती थी। अब सोचती है कि 5 स्टार शेफ भी हायर कर लूं तो शायद रोज इतना अच्छा खाने की किस्मत नहीं होगी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लिन यांग, क्या तुम पहले शेफ रह चुके हो? जोटिंग बैठ गई और एक छोटा सा पेस्ट्री लेकर एक निवाला खाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चांद की तरह सिकुड़ गईं। नहीं, पहले अनाथालय में बच्चों के लिए खाना बनाता था। फिर मैडम लियू के पास आने के बाद मुझे काफी वक्त मिल गया और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था। ये सुनकर लू रुआन ने सिर उठाया। तुम अनाथ हो? ये बात उसे पता नहीं थी। इन सालों में मैं कभी कभी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। कहता था घर जा रहा हूँ। वो समझती थी मेरा परिवार है, पर मैं अनाथ था। लू रुआन सोच में पड़ गई। उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने सालों तक वो मेरी मूल स्थिति नहीं जानती थी। हाँ, अनाथालय के चेन दादाजी ने मुझे कूड़े के ढेर से उठाया था। 5 साल की उम्र में एक परिवार ने मुझे गोद लिया, पर 10 साल की उम्र में उनका अपना बच्चा हो गया तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। मैं शांति से नाश्ता करते हुए बोला, जैसे कोई आम बात कह रहा हो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारा बचपन इतना दर्दनाक था। जोटिंग की आंखों में सहानुभूति थी। कोई बात नहीं, मैं उस पार हो चुका हूँ। मैंने रुमाल से मुंह पोंछा और उठकर बोला, मैडम, मिस, आप धीरे धीरे खाओ, मैं चलता हूँ। गुरुवान ने अपने लाल होंठ खोले कुछ कहना चाहा, पर जोटिंग के सामने उसकी ठंडी और दूर प्रकृति ने उसे कोई रोक टोक नहीं करने दी। वो सिर्फ मुझे जाते देख सकती थी। बहन लियू, क्या तुम सच में उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली हो? जोटिंग ने पलके झपकाते हुए पूछा। अगर तुम सच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगी तो वो मुझे दे दो, तुझे दे दूं। लू रुआन हैरानी से उसकी तरफ देखा। जोटिंग ने सिर हिलाया। तुम भी जानती हो मेरे पापा मेरी शादी मास्टर ये से करवाना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है। हर 3 दिन में गर्लफ्रेंड बदलता है। मैं उसे देखकर चिढ़ जाती हूँ। मैं भी तुमसे सीखना चाहती हूँ। एक शील्ड ढूंढो और छुपकर शादी कर लो। जब पापा को पता चलेगा तो वो मुझे जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। ये सुनकर लू रुआन का दिल कुछ धीरे सा धड़का। उसका गला थोड़ा सूखा, लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। क्यों? बस एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी है ना। थोड़ी मैं सच मैं उससे प्यार कर बैठूंगी, सिर्फ शील्ड की तरह इस्तेमाल करूंगी। इसमें क्या बुराई है? जोटिंग बहुत उलझन में थी। लूरुआन थोड़ी देर चुप रही। वो बीमार है, लंग कैंसर की चौथी स्टेज। 2 महीने से ज्यादा शायद नहीं जी पाएगी। जोटिंग चिल्ला उठी। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? इसलिए वो परफेक्ट नहीं है। साथ ही तुम्हारे पापा ने उसे देख लिया। भले ही वो बीमार न हो, अगर तुम उसे घर ले गई तो भी तुम्हारे पापा शायद ही मानेंगे। जोटिंग थोड़ी उदास थी। अनजाने में उसके दिमाग में लिन यांग की मीठी मुस्कान आ गई। लगता था जिस दिन से वो उससे मिली है, लिन यांग हमेशा ऐसा ही रहा है, बहुत ही सुहावना। पहले वो उसे हे दृष्टि से देखती थी। उससे कभी अच्छे से बात नहीं की, पर चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न हो, लिन यांग हमेशा मुस्कुराकर उसका अभिवादन करता और उसे मिस जो बुलाता। उसे पता नहीं था कि शराफत के कारण या किसी और वजह से, पर उस समय उसका दिल भर आया। टेबल पर रखा शानदार नाश्ता भी बेकार लगने लगा।